हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा और DC3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ 2022 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं 2022 में, इस तरह के क्वेश्चंस या फिर इसी को मतलब डिफरेंटली घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चंस ज़रूर आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप इनको पूरे क्वेश्चंस को देखें, पूरे क्वेश्चंस को फॉलोअप करें। इनकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट डिटेल इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कांटेक्ट कीजिए। आप PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को देखें ध्यान से, क्योंकि एक बार आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आपको लिखना बहुत इजी हो जाता है और आपको बिल्कुल भी इसमें रटने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो चीज़ हम समझते हैं इमेजेस के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू, वो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में याद रहती है। जो हम बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं उसके कंपैरेटिवली ये चीज़ प्रूवन है। ऐसा प्रूवन है कि जो चीज़ हम इमेजेस के थ्रू देखते हैं, TV देखते हैं या कुछ भी हम वीडियो देखते हैं, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो मतलब आप पूरा देखें अच्छे से, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। और आप उसको कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको इग्नू में। ऐसा कुछ नहीं, इग्नू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप पेपर्स में लिख के आते हो। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि ब्लैंक पेज छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीटली अटैम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। या फिर आप किसी और तरीके से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको जो भी आप चाहते हो आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके लाने की कोशिश करूँगी। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही DC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित के शैक्षणिक दर्शन के मूलभूत विचार क्या है। जैसे टैगोर का दर्शन है ना, मॉन्टेसरी विचार। दर्शन मीन्स यहाँ पर विचार से लेना, अपने थॉट प्रोसेस क्या है इनके शिक्षा के उस पर, है ना। तो इसमें आपको दे सकते हैं 2 या फिर 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको उनके विचार बताने हैं। और इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, या फिर ऐसे इसको अगर इस तरह से ना ले, सिंपल ऐसे भी देंगे कि मॉन्टेसरी शैक्षिक दर्शन के मूल विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर टैगोर के शैक्षणिक दर्शन के मूल विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोनों टाइप्स में मैंने लिख दिए और मैं इसमें दोनों का बताऊंगी आपको इस वीडियो में। और वीडियो को मैं जल्दी ताकि लॉन्ग ना जाए वीडियो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। टैगोर और मॉन्टेसरी दोनों को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करे। बच्चों को समुचित वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा अपने संपूर्ण क्षमताएं विकसित कर सके। तो मारिया मॉन्टेसरी जो ये मानती थी कि बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, ताकि उनके जो पूरा व्यक्तित्व है वो उभर के सामने आए, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने आप को बच्चे व्यक्त कर सके। इस तरह की शिक्षा उनकी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित कर सके। तो उस पर उनकी कथन भी है, उन्होंने लिखा है मारिया मॉन्टेसरी ने कि यदि बच्चे को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराना है तो स्कूल में बच्चे को स्वच्छंद और प्राकृतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो मारिया मॉन्टेसरी का ये कथन है कि यदि आपको बच्चे को एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कराना है तो इसके लिए आपको उसको स्वच्छंद और प्राकृतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वच्छंद मतलब उसको बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इसके लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इनके वर्ड्स है, और इसको हम जो इनके वर्ड्स होते हैं तो इनको हम वैसे कि वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो मारिया मॉन्टेसरी शारीरिक रूप से दंड और भौतिक इनाम के खिलाफ थी। मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चे को कोई भी काम ये कह के करवाएं कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको ये इनाम मिलेगा, ये आपको मतलब किसी भी लुभावन के उस पर बच्चे को काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा वो मानती थी। इससे क्या होता है कि जो भौतिक इनाम होता है वो अस्वाभाविक प्रोत्साहन है,
ठीक है। और दंड से बच्चा जो है, भौतिक इनाम और दंड से बच्चा ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है, ऐसा मारिया मोंटेसरी मानती थी। तो इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मारिया मोंटेसरी मानते थे कि हर बच्चा अनुपम होता है, मतलब हर जो बच्चा है, प्रत्येक बच्चा विशेष होता है और हर एक बच्चे की प्रकृति का भी अपना अलग, प्रगति दर भी अपनी अलग होती है। तो कोई स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है, उनको अलग अलग उनको वो बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बच्चे स्लो लर्नर्स है वो अलग, मतलब वो ऐसे, उनको भी अपने अपने हिसाब से ग्रो करते हैं वो लाइफ में। तो इस तरह से इनके विचार थे। उनका विश्वास था कि स्वयं शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। जो बच्चा स्वयं से सीखता है वो ही वास्तविक शिक्षा है। जो उन पर थोपा जाता है शिक्षिका के द्वारा वो नहीं है, वो तो उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जो वो स्वयं से सीखना चाहते हैं वो उसमें असली में वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, विकास करते हैं उसमें। बच्चे को औपचारिक तरीके से सूचना रटवाने से अच्छा है। सूचना रटवाना मतलब जैसे कि आजकल औपचारिक जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें हम बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाते हैं स्कूल्स में, है ना, तो उस तरीके को वो अच्छा नहीं मानती थी। और औपचारिक तरीके से सूचना रटवाने से अच्छा है कि उसे सीखने में मदद करना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रटवाना नहीं चाहिए, उनको सीखने में, कोई भी चीज़ सीखना है उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। जन्म से 6 वर्ष तक के जो बच्चे की जीवन की निर्णायक और महत्वपूर्ण अवधि होती है, जब शिक्षिका उसकी इस स्वाभाविक ऊर्जा का लाभ उठा सकती है। मतलब मारिया मोंटेसरी मानते थे कि जो 6 वर्ष तक की आयु है ये काफ़ी निर्णायक आयु होती है और महत्वपूर्ण अवधि है। तो इसमें हमको बच्चे को जो स्वाभाविक ऊर्जा है, उनमें नेचुरल रूप से जो एनर्जी है काम करने की, समझने की, चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी समझ रहे होते हैं, उसमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनको समझने में, ना कि हमको अपनी चीज़ें उनमें थोपनी चाहिए। ये है। तो ये मेन आपने समझ जाना है कि मोंटेसरी क्या शिक्षण दर्शन क्या था। तो मॉन्टेसरी का विचार था कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है और प्रारंभिक वर्षों में इंद्रियां बहुत सक्रिय होती है। प्रारंभिक वर्ष मतलब जो बच्चों के 6 ईयर्स तक की आयु होती है, 6 साल तक की, वो प्रारंभिक ईयर्स हो गए उनके, उसमें जो इनकी ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये काफ़ी सक्रिय है, बहुत तेज़ी से काम करती है इनका माइंड। इस अवधि में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उन्होंने क्रियात्मक और शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण माना है और इसे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के एक हिस्से के रूप में सम्मिलित किया है। इस तरह से आप इसको इनके विचार दर्शन दे सकते हो। मारिया मोंटेसरी की बाल सदन की संकल्पना, तो ये बाल सदन की संकल्पना भी मारिया मोंटेसरी की, इसको भी आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हो। छोटे बच्चे के विद्यालय को मोंटेसरी ने बाल सदन का नाम दिया है और मूल मोंटेसरी सदन में बौद्धिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल, सोने के लिए भी कुछ कमरे और खेलों व संगीत के लिए रूम। मतलब जो मारिया मोंटेसरी की जो बाल सदन की संकल्पना है जो वो है, इसमें क्या है कि जो बौद्धिक कार्य करने के लिए ज़्यादा वो दिया गया है, इसमें कमरे रखे गए हैं, है ना, व्यक्तिगत खेल के लिए और खेलों को संगीत के साथ इसके लिए भी रूम है, अलग से उद्यान है। तो ये है इसमें बाल सदन में, ठीक है। और मोंटेसरी क्रियाएं, जो मोंटेसरी स्कूल्स होते हैं हमारे इंडिया में भी है, इनमें जो क्रियाएं करवाई जाती है ये बच्चों को प्ले वे मेथड से करवाई जाती है और इसमें बहुत सारे गजेट्स का, सामग्रियों का यूज़ करके बच्चों को समझाया जाता है। और इसमें जो भी क्रियाएं वो सरल से कठिन की और व्यवस्थित होती है। पहले सरल सरल बताएंगे, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से बच्चों को और सामग्रियों के थ्रू पढ़ाया जाता है इसमें। और जैसे कि बच्चे को स्वयं खोज करने और स्वयं संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न बनावटों के आकारों के गुटकों को खेलने का के साथ खेलने का अनुभव बच्चों को लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जैसी संकल्पनाओं के समझ विकसित करती है। तो विभिन्न प्रकार के गुटकों के साथ बताते हैं इनको खेल क्रियाएं, है ना, विभिन्न आकार के। लिखने और पढ़ने की शिक्षण नीति विकसित कर पाया मोंटेसरी ने विशेष जोर दिया है। तो ये सारी आपने बाल सदन की देनी है। शिक्षिका की भूमिका भी मारिया मोंटेसरी मानती थी। तो क्या है इसकी शिक्षिका की भूमिका? मोंटेसरी विचार के अनुसार शिक्षिका का कार्य निर्देश देने का होता है। इसमें देखो अलग से भी हमारे को कॉन्सेप्ट को समझना है। जब अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं शिक्षिका की भूमिका पर भी आ सकता है कि शिक्षिका की भूमिका के बारे में मारिया मोंटेसरी के क्या विचार थे। इस तरह से भी क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मोंटेसरी विचार, और एक लॉन्ग में जब हम डालते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन में या 10 मार्क्स के, तो उसमें हमें सब कुछ ही डालना होता है। मारिया मोंटेसरी के विचार के अनुसार शिक्षिका का कार्य निर्देश देने का होता है और
ना कि शिक्षिका को शिक्षण या पढ़ाने का। तो मारिया मोंटेसरी मानती थी कि जो शिक्षिका होती है उसका काम क्या होता है, निर्देश देने का होता है, ठीक है, उनको बच्चों को निर्देश देना, और ना कि उसको शिक्षण देना, पढ़ाने का काम नहीं होता। अतः मारिया मोंटेसरी ने शिक्षिका के स्थान पर निर्देशिका शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वो शिक्षिका नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, निर्देशिका। मारिया मोंटेसरी के अनुसार निर्देशिका का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करे, ठीक है। बच्चों का ध्यान निर्देशिका को उसी प्रकार रखना चाहिए जिस तरह से एक माली पौधे का ध्यान रखता है। तो मारिया मोंटेसरी मानते हैं कि निर्देशिका का ध्यान बच्चे को इस तरह से रखना चाहिए जिस तरह से एक माली एक पौधे का ध्यान रखता है। और निर्देशिका की मुख्य योग्यता उसके सद्गुण है, ना कि दिखावा, ये मानती है, ठीक है। निर्देशिका में नैतिक सतर्कता, स्नेह, धैर्य और विनम्रता होना आवश्यक है। मोंटेसरी विधि की विशेषताएं, इसमें बच्चे को सीखने का संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चा अपनी स्वतंत्रता से सीख सकता है। स्वतंत्रता के साथ साथ एक निर्देशिका मार्गदर्शन के रूप में है और वह बच्चे का संपूर्ण विकास में उसकी सहायता करती है। तो ये है इसकी विशेषताएं। और आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मोंटेसरी ने एक नए युग की शुरुआत अथवा सूत्रपात किया है। वे लिखती है, आज हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, शिक्षा व शिक्षण विधियों में सुधार करना। तो देखो इस लाइन से ही उनके विचार हमें पूरे समझ आते हैं, इसलिए इसको मैंने लास्ट में निष्कर्ष में डाला है और इसको एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल दिया ताकि इससे आपको उनके पूरे विचार समझ आए। शिक्षा व शिक्षण हमारे सामने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आज हमारे सामने है कि शिक्षा और शिक्षण विधियों में सुधार करना, और इस कार्य में संगठित व्यक्ति मानव के जो भी इस कार्य में है, शिक्षण विधियों में और शिक्षा में सुधार करने के कार्य में जो भी व्यक्ति संघर्षरत है, वह मानव के पुनः उद्धार के लिए संघर्ष कर रहा है। ये पूरे विचार हैं मारिया मोंटेसरी के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टैगोर का देखेंगे। टैगोर के शैक्षिक दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना, इस तरह से डिफरेंटली भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने डिफरेंटली लिखा। या फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स करके भी इसको पूछा जा सकता है। ऐसे इस तरह से क्या क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए आपने आंसर देना है। रविंद्रनाथ टैगोर न केवल एक महान कवि थे और बल्कि एक बड़े शिक्षक थे, दार्शनिक, कलाकार भी थे, ठीक है। और टैगोर का शैक्षणिक दर्शन उनके स्वयं के जीवन से प्रभावित है। यद्यपि टैगोर शिक्षा के पाश्चात्य विचारों से पूर्णतः जागरूक थे। मतलब पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी विचार है ना शिक्षा के बारे में, पश्चिमी मीन्स हम उधर के लेते हैं अमेरिका, ठीक है। तो वो इस साइड के विचारों से पूरी तरह से जागरूक थे वो, परंतु उन्होंने अपने विचारों को प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित माना, ठीक है। जो अपने विचारों को किस आधार पर डेवलप किया, उन्होंने भारतीय विचारों पर। टैगोर परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय थे। मतलब जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है ना, इसको वो सही नहीं मानते थे, इसके प्रति वो निष्क्रिय थे, जो व्यक्ति को कक्षा तथा घर की चार दीवारी पर सीमित कर दी। क्योंकि जो रेगुलर परंपरागत शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, इसमें बच्चा क्लास में जाता है, क्लास में सीखता है, ज़्यादातर लर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें टैगोर जी है इसके प्रति निष्क्रिय थे, उनको ये पसंद नहीं थी चीज़ें, ठीक है। टैगोर के अनुसार प्रकृति बालक की उत्तम पाठ्यचर्या वो शिक्षक है, सबसे अच्छा शिक्षक जो है। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। किसी एक जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी में किस चीज़ पर बल दिया गया है और टैगोर ने के शिक्षण में किस चीज़ पर बल दिया गया, ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमको फिर जब हमको थोड़ी बहुत उनकी चीज़ें याद रहती है तो उनको हमने फर्दर उसको अपने वर्ड्स डाल के भी उनको अच्छे से लिख सकते हैं। उसको मतलब काफ़ी लिखना हमें आ सकता है अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके याद रहे। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि टैगोर जी क्या कहते थे कि जो बालक की शिक्षा, जो असली शिक्षक है वो कौन है, प्रकृति है। प्रकृति पर वो करते थे कि प्रकृति अच्छी शिक्षक सिखाती है बच्चों को। टैगोर स्वयं शिक्षा पर विश्वास करते थे, वे बच्चों की संपूर्ण स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे। तो स्वतंत्रता पर ये भी करते थे और मॉन्टेसरी शिक्षण भी करते थे, ठीक है। टैगोर के शैक्षणिक विचार, जिन्हें हम उनके सिद्धांत भी कह सकते हैं, वो इस तरह से, तो उनके क्या क्या सिद्धांत है वे सारे अपने देने हैं। शिक्षा का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ये है उनके विचार। और
बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ये भी है उनके सिद्धांत। शिक्षा सजैव और गतिशील होनी चाहिए। प्रकृति के साथ बालकों को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए प्रकृति के साथ। तो ज़्यादातर देखो इन्होंने जो टैगोर है इन्होंने भ्रमण का रखा है कि भ्रमण घूमने जाना, तो घूमते जाते वक्त जो प्रकृति के साथ संबंध बनता है बच्चे से, उससे सीखते हैं, वो उसमें सीखना चाहिए, ये मानते हैं टैगोर। बालकों में संगीत, अभिनय, ये भी चित्रकला, ये भी योग्यताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षा को पूर्व मानव के रूप में विकसित करना चाहिए। रचनात्मक विकास के लिए आत्मव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। टैगोर ने बालकों के विकास के लिए पाठ्यक्रम भी बनाया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कौन कौन से विषय लिए हैं, इतिहास लिया है, विज्ञान, प्रकृति, साहित्य, इन चीज़ों को लिया है। कौन कौन चीज़ें ली, कौन कौन से विषय लिए उन्होंने, देखो सारे इंपॉर्टेंट है। विज्ञान को लिया है, इतिहास को लिया है, प्रकृति को लिया है और साहित्य को भी लिया है। साहित्य में आपका सार आ जाता है, किताबें आ जाती है आपकी, पेंटिंग्स आ जाती है आपकी, नाटक, कहानियाँ, सब कुछ साहित्य में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ली है। इसके लिए उन्होंने क्रियाएं क्या ली है, क्रियाएं ली है बागवानी, भ्रमण, अभिनय, ड्राइंग, प्रयोग कार्य, ये सब चीज़ें करवानी चाहिए बच्चों को, ऐसा मानते हैं वो। ड्राइंग के विषय प्रधान पाठ्यक्रम न होकर क्रिया प्रधान है। तो टैगोर के विषय प्रधान पाठ्यक्रम न होकर क्रिया प्रधान है, मतलब जो टैगोर ने विषय को प्रधान नहीं रखा है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बल्कि किसको दिया, क्रियाओं को इम्पोर्टेंस दिया, इसका ये मतलब है। इन्होंने शिक्षा को पूर्ण जीवन की प्रगति प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना है। तो इस तरह से ये आपने देना है। लास्ट में आपने निष्कर्ष भी देना है ज़रूर। टैगोर की शिक्षण दर्शन प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। देखो ये चीज़ आपने ज़रूर देनी है और ये चीज़ आपने याद भी रखनी है। उनके अनुसार शिक्षा वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण केवल पुस्तकों पर आधारित नहीं हो बल्कि वाद विवाद, प्रश्नोत्तर पर आधारित हो। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, टैगोर लिखते हैं, इसमें भी मैंने दिया है कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, ये मानते हैं टैगोर, ठीक है। कि भ्रमण के समय, भ्रमण मतलब जैसे घूमने जाते हैं ना बाहर, बच्चों को लेके गए भ्रमण के लिए और उनको उस समय सिखाना ही सर्वोत्तम विधि है शिक्षण की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।